सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कई अहम मौज़ूआत आज ऐसे हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी हुकूमत और ताजिरों का जो आज मुज़ाकरात हुए हैं वो अब मुआहदा हुकूमत और ताजिरों के दरमियान तय पा गया और हुकूमत शनाख्ती कार्ड की शर्त को 3 माह के लिए मौखर करने पर राज़ी हो गई है। इसके अलावा कई तरह के जो टैक्स ताजिरों पर लगाए गए थे उनमें भी 3 माह तक कुछ कमी की गई है। अब 3 माह बाद ये मामला किस तरफ जाएगा ये तो अब देखना होगा। बहरहाल 3 माह का रिलीफ अब ताजिरों को मिल गया है। ताजिरों को तो रिलीफ मिला है लेकिन मरियम नवाज को अभी तक अदालत से रिलीफ नहीं मिल सका। आज भी उनकी जमानत की जो दरखास्त है उस पर कार्रवाई हुई लेकिन आज भी उनको जमानत नहीं मिल सकी। अब कल तक ये मामला मुलतवी हो गया है लेकिन कैप्टन सफदर को लाहौर की सेशन कोर्ट से जमानत ज़रूर मिल गई है। और साथ ही साथ मियाँ साहब की तबीयत का मामला भी, उस पर भी बात करेंगे। आज उनके प्लेटलेट्स की तादाद में 7,000 का इजाफा हुआ। 28,000 गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद थी जो आज बढ़कर 35,000 तक पहुँच चुकी है। मियाँ साहब की तबीयत कैसी है, उनकी दांतों की फिलिंग भी की गई है, इस सिलसिले में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। जबकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का जो नोटिस मिला है उस पर शो कॉज नोटिस मिला है, उसमें उन्हें 1 नवंबर को तलब भी किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बसर साहब के इंसाफ से, जबकि हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अता तारड़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। मियाँ साहब की तबीयत से मुताल्लिक आपसे बेहतर मालूमात ज़ाहिर कोई नहीं दे सकता। आप इस वक्त बहुत करीब हैं उनके, मुस्तकिल उनके साथ हैं, मसरूफ़ भी हैं, अपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब की अब तबीयत कैसी है? ये प्लेटलेट्स का जो 7,000 का इजाफा हुआ इसके बाद कुछ स्टेबल है उनकी कंडीशन? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि अभी तक वो क्रिटिकल जोन में ही हैं और ये देखिए कि ये परसों उनके प्लेटलेट्स 48,000 पे गए और वहां से नीचे फिर 25 पे आए क्योंकि उनकी बीमारी की तशखीस, जिसे डायग्नोसिस कहते हैं, वो नहीं हो सका है। तो दवाइयों से प्लेटलेट्स के इंक्रीज को इन्हांस किया जा रहा है मगर वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा। और कुछ तबीयत ऐसी है कि अगर प्लेटलेट्स को ट्रीट किया जाए और ब्लड थिनर जो है वो बंद किए जाए तो हार्ट इफेक्ट होता है। जब हार्ट इफेक्ट होता है तो फिर किडनीज नेचुरली इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो वो एक बड़ा फ्रेजाइल बैलेंस है उनके ऑर्गन्स का, क्योंकि क्रॉनिक हार्ट पेशेंट हैं और उनका आपको पता है कि एक बाईपास हो चुका है। बाईपास के अलावा उनकी हार्ट की परफोरेशन हुई थी लंदन में, जिसकी वजह से वो एक दिन वेंटिलेटर पे रहे थे। 7 स्टंट उनको डल चुके हैं और अभी तक उनकी, क्योंकि इधर मूवमेंट कोई नहीं है उनकी तबीयत की वजह से, तो ब्लड शुगर भी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, जिसकी वजह से बहुत सारी अद्वियात एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ही स्टिल क्रिटिकल एंड तबीयत उनकी अच्छी नहीं है और वो सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। जो जब से वो आए हैं उनके सिम्टम्स कोई बेहतर नहीं हुए, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। तो इस वजह से अब क्योंकि डायग्नोसिस भी नहीं हो सका तो अभी वो क्रिटिकल जोन में ही है। तो अता तारड़ साहब, अब जब अभी तक वो क्रिटिकल जोन में है, हालत खासी तशवीशनाक है, तो आप लोग और उनकी फैमिली इस वक्त क्या सोच रहे हैं? किसी और हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, कोई सेकंड ओपिनियन लिया जाए, डॉक्टर्स को यहाँ पर कुछ और बुलवाया जाए? चूँकि कई स्पेशलिस्ट तो आ चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों से आके डॉक्टर्स देख चुके हैं, लेकिन सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो अब आगे क्या करना है? देखिए, डायलेमा ये है कि उनका एक बोन मैरो का टेस्ट होना था जिसमें बोन मैरो की सैंपल लेके बायोप्सी की जाती है, बट उनका प्लेटलेट्स का काउंट इतना लो है कि वो प्रोसीजर भी कैरी आउट नहीं हो सका। तो अभी मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया था उसकी मीटिंग्स होती हैं डेली और वो डे टू डे ट्रीटमेंट फिक्स कर रहे हैं। जब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते या कोई बेहतरी नहीं आती तब तक अभी आगे का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कहना मुश्किल है। तो इस हवाले से उनका ट्रीटमेंट जारी है। जिस तरह ही बोर्ड कोई नई रिकमेंडेशन देगा तो उसके मुताबिक उनका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। सही, चलें। अता तारड़ साहब, ज़ाहिर मियाँ साहब को हमारी भी दुआ है, बल्कि पूरी कौम की दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे जल्द से जल्द। ज़रा कुछ सियासी और अदालती मामला पर बात कर लेते हैं। मरियम साहिबा की अभी तक बेल नहीं हो सकी है, अब कल फैसला होगा कि उन्हें बेल मिलनी है नहीं मिलनी, लेकिन कैप्टन सफदर साहब आज रिहा हो गए। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जो अदालती रिलीफ आप लोग को मिल रहा है, मियाँ साहब को भी 8 हफ्तों का अदालती रिलीफ मिल चुका है, वो तिब्बी बुनियादों पर रिहा हैं। तो अदालत के फैसले से, चूँकि आप लोग को अक्सर शिकायत रहती थी कि इंसाफ सही तौर पर नहीं हो रहा, अब आप लोग मुतमईन हैं? की बात यह है कि अदालतें बिल्कुल मेरिट के मुताबिक फैसले कर रही हैं। उसमें इशू ये है कि मियाँ साहब क्योंकि क्रिटिकल हैं और हेल्थ ग्राउंड्स पे कोर्ट को अप्रोच किया गया था,
और बताया गया था कि उनकी लाइफ एट रिस्क है। और जो सरकारी बोर्ड है जो पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट्स पेश की, तो वो ऑब्वियसली मेरिट्स के ऊपर फैसला आया। और दूसरी जो कैप्टन सफदर साहब वाला केस था, वो नेचुरली आपको पता है कि वो 16 MPO लगा के तो हुकूमत के खिलाफ तकारीर करने के ऊपर एक बेलेबल ऑफेंस के तहत उनको जो है वो कन्फाइन किया गया। उनकी नीचे से बेल रिजेक्ट हुई मजिस्ट्रेट के पास से, वहां से रिलीफ नहीं मिला, तो फिर एडिशनल सेशन जज के पास रिवीजन फाइल की गई और वहां पे प्रोसिक्यूशन का केस इंतहाई कमजोर था, जिसकी बिना पे आज फिर उनकी जमानत मंजूर हुई, उनको रिहा किया गया क्योंकि चार्ज उन पे था कि हुकूमत के खिलाफ उन्होंने तकरीर की है। अब ये कोई इतना सीरियस चार्ज नहीं था कि जिसको हमारे वकला जो हैं वो सही तरीके से प्रेजेंट ना कर सकते और उसमें से जो उसके मेरिट्स हैं उसको आर्ग्यू ना कर सकते। तो वो ऑब्वियसली केस टू केस और मेरिट टू मेरिट वो डिफरेंशिएट हमें करना चाहिए और वो केस टू केस पे डिपेंड करता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ मामला सब जुडिस हैं तो उस पर कॉमेंट ना किया जाए तो बेहतर है। सही, चलो अता तारड़ साहब साथ ही रहेगा। जरा शौकत बसर साहब से, हसन मुर्तज़ा साहब से भी मैं इस पर कमेंट लेके आपके पास वापस भी आता हूँ। शौकत बसर साहब, अब जो 8 हफ्ते की जो इस वक्त ज़मानत दी गई है मियाँ साहब को, उसके बाद फिर उन्हें हुकूमत पंजाब से रुजू करना है, तो अब जाहिर है कि इन 8 हफ्तों के अंदर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि मियाँ साहब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे, तो बॉल एक बार फिर आपके ही कोर्ट में आएगी वापस। अरबाब, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पे, उनके पार्टी के कारकुनान ज़ाहिद उनका एक कंसर्न है, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे और अल्लाह ताला मियाँ साहब को बहुत सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमारी दुआ है। और जो भी लोग बीमार हैं, मैं समझता हूँ कि बीमारी और सेहत जो है, ज़िंदगी और जो मौत है, मेरे सब अल्लाह की तरफ से है। तो दुआ है हमारी अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जहाँ तक आपने ये सवाल किया है, देखें कतई इसमें दो राय नहीं है। अगर मियाँ साहब का सेहत का इशू हुआ तो जैसे कोर्ट ने हमें डायरेक्ट किया है, डेफिनेटली वो मैं अभी आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसको हम तारीख को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो मियाँ साहब की सेहत है और जेन्युइन मियाँ साहब का इशू है। तो इसलिए इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। कल अगर मियाँ साहब, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि मियाँ साहब इसी हफ्ते के अंदर अल्लाह करे इम्प्रूव हों, वो अपने घर में जाएँ और अपने वो सेहत को और इम्प्रूव करें, तो फिर वो क्या, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत आ जाती है कि मियाँ साहब को दोबारा ज़रूरत पड़ती है कि डेट एक्सटेंड हो, तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि उसको बगैर कोई इफ बट लगाए हुए उस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सही। और बसर साहब, जो जिस ताउन की बात आप मियाँ साहब के लिए कर रहे हैं, ज़ाहिर है जरदारी साहब को भी उसी ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो अदालतों से दरखास्तें भी वापस ले चुके हैं और ज़मानत पर वो बाहर भी नहीं आना चाहते, उनकी पार्टी के रहनुमा भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी तरफ भी, उनको भी कुछ ताउन आप हुकूमत की तरफ से किया जाए, फैसिलिटेट उनको भी किया जाए। ज़रा पहली बात तो ये आप देखिए कि जरदारी साहब हों या मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, यहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड बनाए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स के ऐन मुताबिक ट्रीटमेंट हो रहा है। जरदारी साहब का भी एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट हो रहा है। अब जरदारी साहब जुडिशल कस्टडी में हैं, वो कोई हुकूमत की कस्टडी में नहीं है, वो अदालत बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट वहाँ पेश करें। अगर कोर्ट उनको बेल दे देती है मेडिकल ग्राउंड पे, तो हमें क्या एतराज़ होगा। अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं, अदालतें जो फैसले कर रही हैं, हम सबको, मैं अभी अताउल्लाह तारड़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसको मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि माजी में तो वो जब फैसले हक में आते थे तो उस वक्त हक और सच की फतह होती थी, अदरवाइज़ तो 5 बोझ के मारे हुए जज होते थे या अदालतों पे सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी जाती थी, हमले हो जाते थे और लॉन्ग मार्च होते थे। ये बहुत पॉजिटिव तब्दीली है और हम समझते हैं कि हमारे इदारे हैं, हमारी कौम के इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, जो भी फैसले करें अदालतें, वो हम सबको उनको तस्लीम करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर कल आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बेल एप्लीकेशन वहाँ पे देते हैं और मेडिकल ग्राउंड पे उनकी बेल होती है या किसी इवन मेरिट में भी होती है, तो हमें क्या इतराज़ है, अदालतें खुद मुख्तार है। सही, ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब, तो क्यों आप लोग मेडिकल ग्राउंड पर बेल क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? आसिफ अली जरदारी ज़मानत पर तिब्बी बुनियादों पर रिहा होकर क्यों अपना इलाज नहीं करवाना चाह रहे? क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखें जी, बड़ा अच्छा तबसरा कर रहे थे बसरा साहब के, अगर मियाँ साहब की अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे, तंदरुस्ती दे, अगर मियाँ साहब को ज़रूरत पड़ती है तो हम उनका एक्सटेंड कर देंगे। हालांकि ना पहले बसरा साहब की हुकूमत ने किया है, ना आइंदा करना है। पहले भी अदलिया से उन्हें रिलीफ मिला है और आइंदा भी अगर अल्लाह ताला ने चाह, अल्लाह ताला सेहत दी
और मज़ीद कोई उन्हें इलाज की ज़रूरत हुई तो वो भी अदालतों ने ही देना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आसिफ अली ज़रदारी साहब का, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो ये तवक्को करते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और हम भी ये समझते हैं कि आज तक आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो पहले 11 साल जेल काटी वो भी उनके साथ ज़्यादती थी, जो आज हो रही है वो भी उनके साथ ज़्यादती हो रही है। और इन ऐसे लोगों से आसिफ अली ज़रदारी या उनकी पार्टी कभी भी भीख मांगने के वो नहीं है कि उनसे भीख मांगे। हमारा हक है इलाज, हम कहते हैं कि रियासत हमारा इलाज करवाए। अगर हम कैदी हैं, मुलजिम हैं, जेल में हैं, तो वो हमारा इलाज करवाएं जी। उनका अगर वो समझते हैं कि हमें इलाज की ज़रूरत है, और हमारा बोर्ड भी कह रहा है जो उन्होंने बनाया है, वो अगर रिकमेंड करता है कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है तो उन्हें करवाना चाहिए जी। और हम अपनी इंशाअल्लाह ताला बेल भी अप्लाई करेंगे, सारा कुछ होगा। जो हमारी ख्वाहिश है वो तो है कि हमारा इलाज हो, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ना हो जी। जी बस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब मेरे भाई हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक वो दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ उनको खुद पता है, माशाल्लाह वो बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कह रहे हैं हमें अदालतों पे इत्मीद है, तो भाई हमें वो जुडिशल कस्टडी में है, वो एप्लीकेशन फ़ाइल करें। मेडिकल बोर्ड हमने बना दिया, उसका रिज़ल्ट आ चुका, उसकी रिपोर्ट आ चुकी, उसकी बुनियाद पर अगर अदालत उनको ज़मानत दे देती है तो उनको लेनी चाहिए। तो जहाँ तक आपने ये बात की कि हुकूमत नहीं करेगी, मेरे भाई पहले पोजीशन ये थी, पहले हमें एप्लीकेशन ही नहीं दी गई थी। एप्लीकेशन अब हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्ट किया है। अगर आप कल का ऑर्डर पढ़ लें हसन मुर्तज़ा साहब, उसमें बाकायदा वाज़ेह तौर पर ऑर्डर दिया गया है पंजाब हुकूमत को कि अगर मियाँ साहब को ज़रूरत पड़े तो वो रजू करे पंजाब हुकूमत से। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा बीमार हो और उसके लिए पंजाब हुकूमत जो है वहाँ पर उसको डेट ना दे या टाइम ना दे? ये नहीं कभी होगा। आप चले जाएं, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, आप हाई कोर्ट चले जाएं, अगर हाई कोर्ट ये समझती है कि वो आपको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता, वो ऑर्डर हमारी तरफ कर देते हैं, तो हम भी कंसिडर करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेहत है। सियासत होती रहती है, हर किसी के अपने अपने इश्यूज हैं, हर किसी के अपने मामलात हैं। अगर कोई भी इश्यू है ज़रदारी हसन मुर्तज़ा साहब, कानून के दायरे में रहते हुए जो कोशिशें आप कर सकते हैं, जो रिलीफ आप ले सकते हैं, उसको कोशिश तो करें, फिर हुकूमत के ऊपर आप ब्लेम कर सकते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी, इंशाअल्लाह ताला हम वो ज़रूर लेंगे। मैंने जो बात मियाँ साहब के हवाले से की है, मैं ये नहीं कह रहा कि कल के ऑर्डर्स के हवाले से, मैं पिछला जो रिलीफ अदालत ने मियाँ साहब के सेहत के हवाले से दिया है, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि वो अदालत ने दिया है, उसमें गवर्नमेंट का तो कोई नहीं है। अदालत ने तो गवर्नमेंट से पूछा था कि आप इस पे क्या चाहते हैं, आप जो है वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो अदालत के सामने रखें। तो ये जो कल वाला हुक्म है, मैं उसके बारे में तो अर्ज़ ही नहीं कर रहा, मैं तो पहले जो रिलीफ मिला है उसके बारे में कर रहा था। जहाँ तक ताल्लुक़ आसिफ अली ज़रदारी साहब का है, तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि हम वो चीज़ें ज़रूर अवेल करेंगे जो हमारे पास रेमेडीज़ हैं, वो हम ज़रूर अवेल करेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उनकी बेल चाहते नहीं है या हम लेना नहीं चाहते, या हम अदालत से तो हम हर सतह पे रजू करेंगे। हम तो हुकूमती सतह पे कहते हैं, जो बार बार ये बात कह चुके हैं कि हम NRO नहीं देंगे, हम फलां नहीं देंगे, हम उनसे कोई भीख या खैरात नहीं मांगना चाहते। अदालत से तो हम रजू करेंगे, अदालतों पे तो हमने हमेशा यकीन किया है, बात किया है, हज़ार तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो फैसले हमने तस्लीम किए हैं, उधर तो हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। मैं एक बात ऐड कर दूं, और बाप देखिए, फिर हसन मुर्तज़ा साहब को मैं गुजारिश ये करूँगा, वो इस वक्त अदालत की कस्टडी में है, जिसको जुडिशल कस्टडी कहते हैं। अगर वहाँ पर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम क्या था कि जब ज़रदारी साहब बीमार हुए, फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उनका मेडिकल बोर्ड बनवाया, और ख़ुद आप कह रहे हैं कि उस मेडिकल बोर्ड की रोशनी में उनका इलाज हो रहा है। मैं तो आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी कोर्ट चले जाएं, कोर्ट पे आपको इत्मीद भी है, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, उसमें वहाँ पर आपको अदालत बीमार होंगे और मेडिकल बोर्ड आपको सपोर्ट करेगा तो कोर्ट आपको रिलीफ दे देगा। और जहाँ तक आपने देखे, हमारा हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। नैब इसमें प्रोसिक्यूटर है। जब कल चीफ मिनिस्टर साहब को बुलवाया भी गया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे ये कहा जज साहब को कि इसमें हम फ्रीक नहीं है, ना वफाकी हुकूमत फ्रीक है, ना सूबाई हुकूमत फ्रीक है। आप पूछें नैब से, जिनके प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं, जिनका एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पर कहा कि हाँ जी मियाँ साहब की सेहत ख़राब है, आप उनको बेल दे दें। तो हमारा तो इससे हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है। जब तक हमारे एंड पे जो बात होगी, हुकूमत का बराह रास्त आप कह रहे हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं।
ठीक है, तो हम भी लेकिन यही कह रहे हैं ना कि कि हम जो हुकूमत से तो कोई नहीं, जो रिलीफ हमें मिल रहा है वो अदालतों से मिल रहा है। आगे चलते हैं जी, ये तो चीज ठीक है, मुफ्ती साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, चलें, सही है। अता तारड़ साहब, अब दोनों, अब वज़ीर आज़म ने खुद ये हिदायत की थी कि मियाँ साहब की सेहत से मुताल्लिक कमेंट ना दिए जाएं अपने वज़रा को, अपनी पार्टी के अहदेदारों को, लेकिन फिर भी फिरदौस आशिक अवान का एक ऐसा बयान सामने आया जिस पर अदालत ने उनको शो कॉज भी जारी किया। तो आपको लगता है कि जो इस तरह के बयानबाजी का सिलसिला बहुत पहले रुक जाना चाहिए था, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी की सेहत से मुताल्लिक हो, चाहे मियाँ साहब की, चाहे जरदारी साहब की सेहत से मुताल्लिक, अब इसको अदालत की तरफ से एक्शन लिया गया है, अब जाके सिलसिला रुकेगा? देखिए, आपको याद होगा कि जब 2013 की इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन इमरान खान साहब जो हैं वो लिफ्टर से गिरे थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल करके दोनों भाई जो हैं वो फौरी शौकत खानम अस्पताल पहुंचे थे और उनकी इयादत की थी इमरान खान साहब की। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं, अपेरेंटली वो MBBS डिग्री होल्डर हैं, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती हैं, और ये जितनी सर्टिफाइड मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो एक पेशेंट को क्रिटिकल करार दे रही हैं और कह रही हैं कि जी उनकी पोजीशन लाइफ थ्रेटनिंग है, उसके बावजूद जो है इस तरह के बयानात दे देना, तो ये एक इंसानियत से आरी चीज है और ये बिल्कुल एक बेहिसी की एक आखिरी इंतहा है जिस पे वो पहुंच चुकी है। तो हम सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। हमने पहले भी बड़ा सफर किया है कि कुलसूम नवाज साहिबा को जब कैंसर का आर्जा लाहक हुआ तो उस दौरान बहुत सी स्टेटमेंट्स आई, और हम तो अब ये कहते हैं कि मतलब आप अल्लाह माफ करें कि उनको ये साबित करने के लिए वो बेचारी इस दुनिया से चली गई और तब इन लोगों को साबित हुआ कि वो वाकई बीमार थी। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इंसानियत से आ रही चीजें हैं और इससे इनको परहेज करना चाहिए। मगर ये इनकी हर पॉलिसी में आप देखिएगा कि तजाद नजर आता है। एक वजीर कोई बात करता है, दूसरा उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, और ये बड़ी देर से होता आ रहा है। या तो इनकी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है या कैबिनेट के अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक है कि इस नाजुक सूरत हाल के ऊपर जो है वो तानेबाजी की जाए और सार्कास्टिक कमेंट्स पास किए जाएं। तो ये सिलसिला जो है ये बहुत पहले नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसी की भी सेहत हो, अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन, आमीन। तो ये मामला जो है ये बिल्कुल मैं इसको पुरजोर इसकी मजम्मत करता हूँ, और ये सिलसिला जो है ये आपका नहीं, मेरी अभी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बस कर दें, बहुत हो गया। यहाँ जिंदगियों के मामलात हैं, एक बंदा जो है उसकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो अब खुदा के वास्ते अब इस तरह की बातें बंद कर दें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तारड़ साहब, गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ सेहत पे कोई भी अगर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट उठाकर देख लें कि इसके बावजूद कि मियाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की कितनी वाज़ेह हदायत हैं, कितनी वाज़ेह हदायत है, चीफ मिनिस्टर साहब की मेडिकल बोर्ड बन रहे हैं, डॉक्टर्स को कराची से हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है, 15-15 लोगों का मेडिकल बोर्ड है, इसके बावजूद एहसन इकबाल साहब वाला स्टेटमेंट निकाल लें और वो क्या फरमाते हैं कि अगर मियाँ साहब को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे। भाई उसकी भी वजह है, तारड़ साहब मुझे बात कर लेने प्लीज। एक फिक्र ऐड कर लूं, आप कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए, तारड़ साहब के साथ मैं आता हूं, जरा बस्सा साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी, आप मुझे बताइए कि क्या इमरान खान जो है वो डॉक्टर हैं, नंबर 1, और दूसरी जिंदगी मौत तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, ये तो किसी इंसान के इख्तियार में है ही नहीं है। और आप दूसरा देखिए, आपके जो डॉक्टर अदनान हैं वो किस तरह सियासत प्ले कर रहे हैं, और आज बाकायदा नैब ने उसका नोटिस लिया है कि चूंकि जब से मियाँ साहब बीमार हैं या जेल में हैं उनको डॉक्टर अदनान देख रहे हैं और डे 1 से उनकी दवाई चल रही है, डे 1 से उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और आज अल्टीमेटली जब वो सियासत से बाज नहीं आए कि देखें जी मुझे एक्सेस नहीं दिया गया, वो बाकायदा मीडिया टॉक कर रहे थे, फिर नैब चेयरमैन ने एक बाकायदा उनको नोटिस लिया और लेटर लिखा है कि ये रिकॉर्ड है, जब जब आपने हमें उनको मिलने के लिए कहा हमने बाकायदा आपको ना सिर्फ एक्सेस दी बल्कि मियाँ साहब जब नैब की हिरासत में तो खाना भी उनका घर से आता रहा। तो मेरे ख्याल में किसी तरफ से भी अगर इस किस्म की बसरा साहब नैब का क्रेडिट ना आप ना लीजिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इदारा है बकौल आपके। आप उस बात का जवाब दीजिए कि जब वो कोट लखपत में पाबंदे सलासिल थे तो उस दौरान डॉक्टर अदनान के मिलने पर पाबंदी लगाई गई, घर का खाना बंद किया गया और उनको ज़हनी अजियत से दो चार करने के लिए वाशिंगटन से तकारीर की गई। तब इमरान खान साहब को क्या ये इल्म नहीं था कि वो एक क्रॉनिक हार्ट पेशेंट है? क्या इमरान खान साहब को नहीं पता था कि उनको 7 स्टंट डाल चुके हैं, बाईपास सर्जरी हो चुकी हुई है? क्या उनको नहीं पता था कि उनके हार्ट की परफोरेशन हुई है, वो वेंटिलेटर पे रहे हैं एक दिन लंदन में? क्या उनको नहीं पता था कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं?
तो देखिए ये बातें फिर अगर आप करेंगे तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी और हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा डॉक्टर अदनान की मुलाकात करवाने के लिए, क्योंकि कई कई घंटे डॉक्टर अदनान कोट लखपत की दीवार के साथ खड़े होते थे और उनको एक्सेस नहीं दी जाती थी। नैब ने तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए इनको गिरफ्तार किया है, तो काइंडली नैब के हवाले से अगर तो आप समझ रहे हैं कि कोई हुकूमत का उसमें अमल दखल है तो फिर तो ठीक है, आपकी बात मैं तस्लीम करता हूँ, मगर जब तक वो पंजाब हुकूमत के पास रहे हैं मैं अब ये बात नहीं करना चाहता, ये मौका नहीं है। अब आपने बात छेड़ी है तो मैं मजबूरन आपको जवाब दे रहा हूँ कि तब भी आप लोगों ने वो बाज नहीं आया, आपके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये देखिए इस तरह की बात मत कीजिए, ये बड़ी पुरानी है, पुराने मामलात हैं और इसमें उनकी सेहत जो है वो ओवर टाइम डिटीरियरेट की है। और जब से मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अदनान की कोई मीडिया टॉक ऑन रिकॉर्ड नहीं है, डॉक्टर अदनान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की जब से मियां साहब यहाँ आए। सेहत के मामलात पर सियासत न की जाए, या आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, और इसको संजीदा लिया जाए, ये भी दोनों तरफ से कहा जाता है। लेकिन एहसन इकबाल साहब की आज जो आप गुफ्तगू सुने, वो जिन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि हुकूमत ने मईशत के प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम कर दिए हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज मियां साहब की इस वक्त ऐसी कंडीशन है, क्या मुनासिब अल्फाज हैं? बिलो दी बेल्ट है एहसन इकबाल साहब, आप अंदाजा करें ना। पहले अता साहब इस पर कमेंट करते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बात ये है कि जब हुकूमत जो है वो हर रोज तानेबाजी करेगी, हर रोज कोई ना कोई वजीर जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देगा और ये बाज नहीं आएंगे, तो हमें मजबूरन फिर जवाब देना पड़ता है। यानी हमें बताइए ना, हमने बहुत सब्र किया, जवाब के लिए लैंग्वेज का भी तो इस्तेमाल भी नहीं आई, उस जबान और अल्फाज का इस्तेमाल भी तो उसका भी तो ख्याल रखा जाता है साहब। बिल्कुल रखा जाना चाहिए, मगर आप देखिए कि इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स रोज आ रहे हैं। मुझे एक दिन बता दें कि इनकी तरफ से सेहत पे सियासत जो है वो ना की गई हो। ये रोज एक स्टेटमेंट आता है जो मियां साहब की सेहत के हवाले से सार्कास्टिक होता है और उस हवाले से तानेबाजी की जाती है। तो मैं मतलब अब आपको क्या कहूँ इस मामले के ऊपर कि जब ये रोज ऐसी बात करेंगे तो हमारे लीडर हैं, उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज होता है। तो इनको चाहिए था, ये हुकूमत है, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करने से और ऐसी रोज बयानबाजी, उनका ये अंदाज या अल्फाज मुनासिब थे? आप समझते हैं कि उनका अंदाज, लहजा और अल्फाज मुनासिब थे? मैंने जिस तरह अर्ज किया कि हमारे भी लोगों के जज्बात हैं और वो उनका सब्र का पैमाना लबरेज होता है ऐसी बातें रोज सुन के, और एक लिमिट आती है जिसके बाद जो है वो इंसान ऐसी बात कर जाता है। तो इनको देखिए, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस ज़िम्मन में और इनको चाहिए था कि ये खामोश रहते, मगर अभी तक जो है वो हुकूमत अपनी वज़रा को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो जज्बात के अंदर जो है वो इंसान ऐसी बात कर जाता है। जब रोज स्टेटमेंट आ रही हो, आप मुझे बताएं ना, हम इस पोजीशन में क्या करें? रोज एक वजीर जो है वो उठ के अपनी मर्जी का बयान देता है, रोज एक वजीर जो है वो सेहत के हवाले से जो है वो मजाक उड़ाता है, तो फिर एक लिमिट होती है हर चीज की। सही। तो हसन मुर्तजा साहब, अब इस पूरी सूरत हाल में जी मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, बताइए। देखिए ये ऐसा मुआशरा है, अलमिया इस मुआशरे का ये है कि यहाँ पे अपने आप को बीमार साबित करने के लिए मरना पड़ता है। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जितनी अलील थी, बीमार थी, जिस तरह उनका मजाक उड़ाया गया, सारा कुछ कहा गया, फिर मियाँ साहब की बीमारी का जिस तरीके से, जिस अंदाज में मजाक उड़ाया गया, एक्चुअली सूरत हाल ये है कि मैं बसरा साहब को निकाल के ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बसरा साहब के मुतल्लिक नहीं कह रहा। ये लोग जो हैं फिरदौस आशिक अवान जैसे और बाकी दीगर जो लोग पार्टियां वफादारियां बदलते हैं, उनके लिए उनके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। वो साल, 2 साल, 3 साल, ये उनके पास टोटल टाइम होता है। इसमें उन्होंने जगह बनाने के लिए अगले की दिल आज़ारी करके अपने जो नए लीडर हैं उनका दिल जीतने के लिए उस थोड़े से टाइम में उन्होंने वो कुछ करना होता है जिससे वो ये नहीं सोचते कि अगले की ज़िंदगी पे क्या असर हो रहे हैं, अगले के जज्बात का क्या हो रहा है, वो नहीं सोचते। फिरदौस आशिक अवान साहिबा अक्सर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती हैं तो उनके जवाब में बंदे को तकलीफ भी होती है, कई दफ़ा वो भी आगे से गलत रिएक्ट कर सकता है और हो जाता है, तो उसको इस अंदाज में तो नहीं लेना चाहिए। अब मैं नहीं समझता कि एहसन इकबाल साहब जो है वो अपने लीडर के बारे में या उनकी सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात करेंगे। वो बेचारे सुन सुन के इस हद तक इस नेज पे पहुंच चुके हैं कि उन्हें कोई ना कोई बात करनी पड़ती है। तो ये मेरे जो दोस्त हजरात भाई हैं, हमारे मोहतरम है, ये शॉर्ट टाइम पॉलिटिशियंस जो है, इन्हें चाहिए कि वो अपनी जगह बनाने के लिए अगले बंदे की दिलजारी ना करें, उसके साथ ऐसी हरकत ना करें कि वो इमोशनल हो के कोई बात गलत कर बैठे। और अगर कोई ऐसी हो भी गई है तो उसे जाने दें। पिछले
5-6 साल से तो सुन रहे हैं सारे, जो गालियां ये देते हैं, जो ये तरीकाकार अपनाते हैं, नैब को इस्तेमाल भी करते हैं, नैब को गैर जानिबदार भी जरूरत पड़ने पे कर देते हैं, अदालतों के मालिक भी बन जाते हैं, अदालतों से अलहदगी भी कर लेते हैं। तो इन्हें ये नहीं करना चाहिए, इदारों को इस हद तक इन्हें मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। और वज़ीर आज़म की तरफ से तो ऐसी हिदायत भी थी। हसन मुर्तज़ा साहब, ब्रेक से पहले जरा मैं शौकत बसरा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं ताकि उसके बाद फिर ताजरों वाले मामले से मुताल्लिक बात करनी। जी बसरा साहब, वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत थी कि नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं होगी, वज़रा नहीं बयान देंगे, मुशीर नहीं बात करेंगे, फिर भी इस तरह के बयान फिरदौस साहब की तरफ से। अरबाब मियां साहब की सेहत के हवाले से बात हो रही थी तो साथ इन्होंने सियासत भी शुरू कर दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एहसन इकबाल साहब का बयान बहुत काबिल मजम्मत है। जो भी कोई बयान गलत दे मैं समझता हूँ उसको नहीं देना चाहिए। और अताउल्लाह तारड़ साहब पे मुझे हैरानगी है कि उनके इस गैर संजीदा बयान को भी वो डिफेंड कर रहे हैं जो इंतहाई ज़्यादती है। और दूसरी बात, आप अंदाज़ा करें कि मियाँ साहब बीमार हैं, उनका इलाज हो रहा है, मेडिकल बोर्ड बनाए जा रहे हैं, उनकी ज़मानतें मेडिकल ग्राउंड पे हो रही हैं, और इनके कारकुनान और लीडरान अगर आप क्लिप चला दें, मैं बहुत सारे लोगों को देर नाम नहीं लेना चाहता, वो तो भंगड़े डाल रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, बैंड बाजे थे। तो मेरे ख्याल में ये रवैये हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू ना करें। लेकिन फिर मैं आपको अर्ज करूं, ठीक है, चलें, जितनी दोनों जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए कि सेहत के मामले पर सियासत नहीं करनी है, गैर संजीदा बयानात नहीं करने। अब एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जो ताजिरों का जो मामला है, ताजिरों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुआहिदा तय पा गया, 3 महीने के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं, फिर उनके मुतालबात को भी माना जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत और ताजिरों के दरमियान आज मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 2 रोज़ा हड़ताल ताजिरों की जानिब से की गई थी। एक तवील अरसे से उनके एहतजाज का सिलसिला चला आ रहा था और ये अल्टीमेटम भी उनकी जानिब से दिया गया था कि 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद की जानिब उनकी जानिब से मार्च भी किया जा सकता है। बहरहाल आज मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने जब मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि शनाख्ती कार्ड की जो शर्त जो कि बुनियादी मुतालबा था ताजिरों का, उसको 3 माह के लिए मौखर कर दिया है। 31 जनवरी 2020 तक अब ये शर्त आयद नहीं होगी और ताजिरों के मसाइल के हल के लिए FBR इस्लामाबाद में खुसूसी डेस्क भी कायम की गई है जो कि खुसूसी तौर पर ताजिरों के मसाइल को देखेगी। तो हसन मुर्तज़ा साहब, हुकूमत के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं कि ताजिरों को उन्होंने मना लिया, चाहे 3 माह के लिए ही सही, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड की जो शर्त लगाई गई थी उसको वापस ले लिया गया, ताजिरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की गई है। मईशत के लिए बेहतर साबित होगा हुकूमत का ये फैसला? देखें जी, ये पहले दिन से पता था जब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये नैब और मुईशत जो है ये साथ साथ नहीं चल सकते। उस वक्त और भी काफ़ी बातें हुई, यही शनाख्ती कार्ड के हवाले से, जो ID कार्ड के हवाले से बात हुई, उस वक्त भी यही था कि ये जो इक़दामात हैं ये नहीं होने चाहिए। इस मुल्क में मुईशत को बेहतर करने के लिए आप तमाम पार्टीज़ को साथ बिठाएँ, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएँ, ताजरों को बिठाएँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ IMF का बंदा आप FBR में लगा दें, आप स्टेट बैंक उनके हवाले कर दें, तो इससे मुईशत बेहतर नहीं होगी। वो उन्होंने IMF के एजेंडे पे काम करना है। बेहतर है अगर उन्होंने ये शर्त वापस ली है, कुछ दिनों के लिए ली है, और ये भी इसमें कंफर्म है कि इस पे हुकूमत ने कायम नहीं रहना, उन्होंने इस पे भी यू टर्न लेना है और कुछ चालाकी करके उन्होंने मज़ीद धोखा देने की कोशिश करनी है। लेकिन हफीज़ शेख साहब तो आपके दौरे हुकूमत में भी खजाना की मिनिस्ट्री को देखते रहे। हम तो काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि जो करप्शन है वो हफीज़ शेख से पूछ लें, किस किस ने की है, किस किस ने खाया है, किस किस ने कमाया है। आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं? जो हमारी पॉलिसीज़ बनाता था वो आज आपके पास भी बैठा हुआ है और आने वालों के पास भी उसी ने होना है। हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें आप वज़ीर आज़म को या सदर को या बाकी दीगर पार्टीज़ को क्यों बदनाम और गंदा करते हैं? जिस बंदे की सारी पॉलिसीज़ थी जो आज आप फॉलो करने जा रहे हो, यही तो वो आसिफ अली जरदारी का वज़ीर ख़जाना था। आप इससे पूछे कि किसने क्या किया है, क्या नहीं किया, इसे सारा कुछ पता है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं। लेकिन
पीपल्स पार्टी को तो भरोसा है ना अब्दुल हफीज़ शेख साहब पर कि वो इस मईशत को, ज़ाहिर है वो मुशीर ख़जाना, आपके दौर में वज़ीर ख़जाना थे, कि वो इस मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे, दुरुस्त राह पर इस मुल्क की मईशत को ले चलेंगे, चूँकि आपके दौर में तो वो ये काम करते रहे। देखें जी, हफीज़ शेख अगर हमारे साथ हो तो वो गलत है, अगर इनके पास चला जाए तो वो ठीक है। डॉक्टर बाबर अवान इनके पास चला जाए तो दूध का धुला है, हमारे पास हो तो करप्ट है। फिरदौस आशिक अवान उधर चली जाए तो दूध की नाई है, हमारे पास रहे तो वो करप्ट है। बसरा साहब उधर चले जाए, साफ सुथरे हैं, नहाए धोए हैं, हमारे पास जब तक थे उस वक्त बसरा साहब भी बुरे थे। बाकी भी जितने आने जाने वाले लोग हैं वो इसी तरह हैं। आप हमारे से क्यों पूछते हैं? आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि जो बंदा हमारे पास था गलत था, आज उधर चला गया है तो वो ठीक हो गया है। तो जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में ये म्यार हो आदमी के परखने का कि उसकी वफादारी बनने से वो आदमी ठीक हो जाता है, वहां पे हमारा कहना कि आज हफीज शेख गलत है, मैं नहीं समझता कोई मायने रखता हो। इन्हीं से आप पूछें कि हफीज शेख साहब कैसे हैं। हमें तो उस वक्त उन पे एतमाद था, आज पता नहीं वो किन की पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। अगर उस वक्त वो जरदारी साहब के साथ थे और उनका सारी जिम्मेदारी और मलबा जरदारी साहब डाल रहे हैं, तो आज जो हफीज शेख करेगा उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। आज आप इन्हीं से पूछें कि वो क्या चाहते हैं और कैसा समझते हैं और कैसा देख रहे हैं हफीज शेख साहब को। सही। तो बसर साहब, हफीज़ शेख साहब जिन पर आसिफ अली जरदारी बहुत भरोसा करते थे, जिन्होंने वज़ीर ख़जाना उनको लगा दिया था, वो इस वक्त आपकी मईशत को देख रहे हैं। अब कैसे इतना एतमाद हो गया वज़ीर आज़म इमरान खान को इन पर कि आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के इल्ज़ामात और उनके वज़ीर ख़जाना को अपना मुशीर ख़जाना लगा दिया? अरबाब जहांगीर, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जो नेशनल इशूज़ होते हैं उनके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इकानमी के हवाले से हो, आपकी खारजा पॉलिसी हो, आपकी इंटीरियर पॉलिसी हो, उसके ऊपर कम से कम बहुत सारे सियासत के और फील्ड हैं, हम सियासत करें। क्योंकि अगर इकानमी की बात करें तो जिस इकानमी का ये बेड़ा गर्क करके गए हैं, 32,000 अरब का कर्जा ये छोड़ कर गए हैं और हर इदारा तबाह बर्बाद करके गए हैं, 1.5 लाख का हर बच्चा मकरूज पैदा हो रहा है ये और सबसे अरबाब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे वो बात समझ नहीं आ रही, ये खुद तो अरबपति और खरबपति बन गए, पाकिस्तान कैसे गरीब हो गया, पाकिस्तान कर्जों में किस तरह डूब गया, ये मकरूज क्यों नहीं हुए, ये गरीब क्यों नहीं हुए, ये तो अरब और खरबपति हैं। जहाँ तक अब्दुल हफीज़ शेख साहब की बात है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब पर उस वक्त भी करप्शन के चार्जेस नहीं थे, उन पर पे तो कोई करप्शन का चार्ज अगर होते तो आज वो भी नायब मैन की तरह खड़े होते। उनके तो कोई पैसे गोले वाले, पापड़ वाले और टीटी वाले को नहीं गए हैं। गुजारिश ये है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब एक टेक्नोक्रेट हैं और पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि 5-7 वो लोग हैं जो इकानमी को समझते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। अगर हमने उनको लिया, मेरे ख्याल में अब इनको इफ एंड बट लगाने की बजाय इनको ये तारीफ़ करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी ये मोहसन मुर्जा हमारे भाई हैं, ये कीड़े किस तरह निकाल रहे थे। और दूसरी बात मैं आपको फिर अर्ज़ करूं, ये अभी नैब की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में इनको नैब पे इतराज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, नैब का चेयरमैन इनका लगाया हुआ, नैब का जो कवानीन थे इनके बनाए हुए, 10 साल की हुकूमत में रहे, अगर नैब के कवानीन गलत थे तो ख़त्म कर देते। चेयरमैन शाहिद खान अब्बासी साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने लगाया, आज वो दोनों अंदर हैं, दोनों पार्टियों की कंसल्टेशन से लगाया, वो अंदर है। तो इसलिए हमसे गिला करने की बजाय इनको अपने आप से गिला करना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, हम समझते हैं हम ताजरों को इकानमी के हमें चैलेंजेस मौजूद हैं, हमने इकानमी को बेहतर करना है, हमने अपने ताजरों को फैसिलिटेट करना है, और हम इनको डे वन से कह रहे हैं हमारा कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है अरबाब कि आप डॉक्यूमेंटेशन करवा लें, आप रजिस्टर्ड हो जाएं। कल आप देखिए कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने बताया कि 30 से 35 लाख ट्रेडर्स ऐसे हैं जो टैक्सी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में चूंकि पहले जो लोग रहे हैं हुकूमतों में वो खुद अरबपति और खरबपति थे, लेकिन टैक्स। बसर साहब, ये जो शनाख्ती कार्ड की शर्त की एडवाइस थी, ये किसकी एडवाइस थी और अब किसकी एडवाइस से इसको खत्म कर दिया गया? एक रात में ये इशू हल हो गया कि 3 माह के लिए इसको मौका कर दिया? आप मुझे बताइए, आईडी कार्ड क्या है? आईडी कार्ड आपकी एक शिनाख्त है। आपके पाकिस्तान में अगर आप पता चलता है कि आप किस मुल्क के शहरी हैं, हम उनको क्या कह रहे हैं कि आप आईडी कार्ड जिसके ऊपर आप लोग आपके पास करते हैं, सेल परचेज करते हैं, आप कम से कम उसको आईडी कार्ड नंबर लिख लिया करें, उसको रजिस्टर्ड कर लिया करें। बिल्कुल हुकूमत में ड्रॉ नहीं हुई है, ये मैं बात बता देता हूँ। हमारा डायलॉग उनके साथ जारी है, हम उनको बल्कि हम उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम उनसे सिर्फ गुजारिश ये कर रहे हैं, 3 माह के लिए तो
3 माह के लिए तो विड्रॉ हो गई ना बसरा साहब। हाँ हाँ, उसकी वजह ये है कि जब आप मुज़ाकरात के टेबल पे बैठते हैं, डायलॉग करते हैं, तो गिव एंड टेक होता है। हम आज भी इनको यही कह रहे हैं, भाई इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, इससे पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान की इकानमी का भला होगा। और मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उसमें ताजरों ने ये हमसे टाइम लिया है कि हमें आपस में भी मुशावरत करने दें, हुकूमत भी अपने एंड पे मुशावरत करे, और इंशाल्लाह 3 महीने के बाद दोबारा फिर जब हमारे डायलॉग होंगे, हम इसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमारी इकानमी जो है, जो वो देखो हो क्या रहा है, हमारे छोटे छोटे ट्रेडर्स, मेरा तल्लक हारूनाबाद, भावलनगर, साउथ पंजाब से है, हसन मुर्जा साहब का भी एक छोटे से इलाके से, वहाँ जो छोटी दुकानों वाले लोग हैं, उन बेचारों को वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनकी तो इतनी वहां पे सेल भी नहीं है, उनका पता नहीं गुजारा किस तरह होता है। ये जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, बसरा साहब, जो मुज़ाकरात आज हुए हैं, अगर ये उस वक्त हो जाते जब इस शर्त को आयद किया जा रहा था, तो क्या सूरत हाल बेहतर नहीं होती? ताजिरों को इस नहज तक पहुंचाया भी तो इसी हुकूमत ने। उस वक्त भी हुए थे, हमने यही कहा था, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था, उस वक्त भी था और आज भी है। मुज़ाकरात होने के बावजूद आज भी हमारा स्टैंड ये है कि आप अपने आप को डॉक्यूमेंटेड कीजिए, आप रजिस्टर्ड हो जाइए, हमें पता हो कि कौन कौन से लोग हैं हमारे पास जो टैक्स पेई हैं, जो टैक्स दे रहे हैं। और अगर आप किसी दोस्त को ले लें बिजनेस कम्युनिटी से, उन्होंने कल मैं खुद उनको सुन रहा था, उनके सदर को, उन्होंने कहा हाँ हम खुद रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हुआ है कि हमें हमारे ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने भी, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे बिहेवियर का मुजाहरा किया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जाहिर है उनको रिलीफ मिला है। तो ये मिलजुल कर होता है। हमारे ट्रेडर्स जो हैं हमारे हुकूमत के साथ गाड़ी, उन्होंने ये श्योरिटी आपको दी है ताजिरों ने कि 3 माह बाद या 3 माह के अंदर अंदर तमाम ताजिर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर हुकूमत को ये शर्त पहले से फोर्सफुली आयद करने की कोशिश नहीं पड़ेगी? पहले से अरबाब, इस वक्त आप अगर जाएं FBR की वेबसाइट पे, तो कम से कम 30% लोग पहले से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट की क्या ख्वाहिश होती है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या विजन है? उनका विजन ये है कि अगर आप जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उन लोगों से जो टैक्स देने के काबिल हैं, आप वो आवाम की फलाह बहबूद पे लगाएं, तालीम पे लगाएं, सेहत पे लगाएं, पीने के साफ पानी पे लगाएं, बेसिक फैसिलिटीज़ दें। यहाँ पे होता क्या है, अब अगर कोई आदमी अरबपति बिजनेसमैन है, वो भी उतना टैक्स दे रहा है और उतना ही टैक्स उस बेचारे दुकानदार पे लग रहा है जिसकी एक दिन की सेल शायद ना होने के बराबर है। तो हम पॉलिसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत करें। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो आज दोनों तरफ से, दोनों अतराफ में मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छा बिहेव किया गवर्नमेंट ने भी और हमारी। ठीक है, चलें, फिलहाल 3 महीने के लिए तो अब ये मामला मौखर हो गया। 3 माह बाद देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। हसन मुर्तज़ा साहब, ये हुकूमत वो करने जा रही है या उस तरफ इकदाम उठा रही है जो ना आपकी हुकूमत ने किया, ना नून लीग की हुकूमत ने किया, कि 35 से 40 लाख के करीब इस मुल्क में ताजिर हैं, उसमें से सिर्फ 4 लाख के करीब टैक्स दे रहे हैं। तो ये बाकी 30-31 लाख किस खाते में बिजनेस कर रहे हैं, इनकी कमाई का, इनकी खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक अच्छा कदम हुकूमत की जानिब से उठाया जा रहा है। देखें जी, मैं पहले तो अर्ज़ करूँगा, बसरा साहब ने फरमाया है कि मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से इलाके से है, हारूनाबाद से, और हसन भी जो है वो भी एक छोटे से। मेरा छोटे छोटे से कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। मेरा इलाका जो है वो इस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मेरे इलाका चिन्योट के जो सरमायादार हैं उन पे पाकिस्तान की इकॉनमी बेस्ड करती है। मेरी जो एग्रीकल्चर है वो इस पंजाब की प्राइम फर्नीचर भी बड़ा मशहूर है आपके इलाके का। हाँ जी, तो मेरा इलाका जी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी जी, हसन मुर्तज़ा साहब आपकी आवाज आ रही है जी। वो जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब दे दीजिएगा। हसन मुर्तज़ा साहब तो गालिबन आवाज नहीं पहुंच पाया। हसन साहब आपको आवाज आ रही है? अरबाब, मेरा हसन मुर्तज़ा साहब ने मेरी बात को, मैं तो सिर्फ मेरा एंगल ये था कि जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, बिल्कुल वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो उनको बहुत ज़्यादा, जिनकी इनकम है, बहुत ज़्यादा सेल है, उनको प्रॉपर टैक्स देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हसन की बात सही है कि जो जंग है ये बड़ा एक ज़बरदस्त सिटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी बैठी है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकानमी में। मैं तो तहसील लेवल पे बात कर रहा था, गांव लेवल पे बात कर रहा था। अब वो लोग भी, अब देखें ना, 35-40 लाख
जब फिगर बताया गया है, किसी ट्रेडर्स ने उसको नहीं कहा कि ये गलत फिगर है। तो मेरे भाई हम क्या चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर अपोजिशन को सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग एक काम बस साहब, हसन साहब का राब्ता चूंकि बहाल हो गया, जरा वो जो उनकी बात अधूरी रह गई थी उनको बात करने का मौका देते हैं पूरे। जी हसन मुस्तफा साहब, बसरा साहब ने वजाहत जो दे दी, वो छोटा मोटा शहर उसकी आपको जी हम समझ आ गई होगी आपको। ये नहीं कहते कि इमरान खान साहब जो हैं वो काम ना करे। हम तो कहते हैं कि वो उन्हें काम भी करना चाहिए और उसमें सारों को ऑन बोर्ड लेकर, सारों के साथ कंसेंसस के साथ मसाइल जो हमारे कौमी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की हमें सारों को कोशिश करनी चाहिए और किरदार अदा करना चाहिए। इस पे हमारी सियासत नहीं होनी चाहिए। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, लेकिन उसके जवाब में हमें हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये NRO मांगते हैं, ये डील चाहते हैं, ये भागना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि कौम टैक्स नहीं देती, कौम तो सारी टैक्स पे कर रही है। एक माचिस से लेकर आप बड़ी से बड़ी कोई चीज जाके खरीद के देख लें, उस पर हम सेल टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। हमारा सिर्फ NTN नहीं है, हमारा हम ठीक है, चलो आप करेंगे टैक्स नेट बढ़ना चाहिए और टैक्स नेट में ताजिरों को लाने का फैसला भी बेहतर फैसला है, लेकिन जब भी इस तरह के फैसले किए जाए तो हुकूमत को, जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, हसन मुस्तफा साहब, अब्दुल्ला तारड़ साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।